नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी जगत के श्रेष्ठ उपन्यासकार तथा कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी को मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैं केवल फणीश्वर नाथ रेणु जी का सामान्य परिचय देना चाहता हूं। इसके बाद उनके द्वारा रचित पंचलाइट कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत करना चाहता हूं। जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैं केवल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी के उद्देश्य और नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपके समक्ष फणीश्वर नाथ रेणु जी का सामान्य साहित्यिक परिचय प्रस्तुत कर दूं। इसके बाद मैं उनके द्वारा रचित पंचलाइट कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को धीरे धीरे करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देकर सुनिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु जी का सामान्य साहित्यिक परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय आंचलिक कथाकारों में फणीश्वर नाथ रेणु जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 ईस्वी को बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद रेणु जी ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय में कोइराला परिवार में रहकर की थी। इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1942 ईस्वी में की। इसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में सन 1950 ईस्वी में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके फलस्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। सन 1952-53 ईस्वी के समय वे भीषण रूप से रोगग्रस्त रहे थे, जिसके बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ। उनके इस काल की झलक उनकी कहानी तौबे एकला चोलोरे में मिलती है। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय एवं एक समकालीन कवि उनके परम मित्र थे। रेणु जी मुख्यतः एक उच्च कोटि के आंचलिक कथाकार हैं। रेणु जी ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन के हर धुन, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। उनकी भाषा शैली में
एक जादुई सा असर है जो पाठकों को अपने साथ बांध कर रखता है। रेणु जी एक अद्भुत किस्सा गो थे और उनकी रचनाएं पढ़ते हुए लगता है मानो कोई कहानी सुना रहा हो। ग्राम्य जीवन के लोकगीतों का उन्होंने अपने कथा साहित्य में बड़ा ही सृजनात्मक प्रयोग किया है। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है और इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। इनकी रचनाएं इस प्रकार है। साहित्यिक कृतियां, उपन्यास, मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू, बाबू रोड, कथा संग्रह, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, रिपोतार्ज, ऋणजल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे। इनकी प्रसिद्ध कहानियां मारे गए गुलफाम यानी तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तौबे एकला चलो रे, ठेस और संवदिया। रेणु जी को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपनी उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद इस उपन्यास को हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित करने में देर नहीं की। हालांकि विवाद भी कम खड़े नहीं हुए। कहने का अर्थ यह है कि मैला आंचल उपन्यास को इतनी ख्याति मिली कि आगे चलकर इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। यही नहीं, आगे चलकर तीसरी कसम कहानी पर भी एक फिल्म बनी। इस फिल्म में मुख्य कलाकार के रूप में राज कपूर और वहीदा रहमान जी थीं। इस फिल्म को बासु भट्टाचार्य जी ने निर्देशित किया और सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र इसके निर्माता थे। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक प्रेम प्रधान कहानी है जिसमें हीरामन और हीराबाई के प्रेम कथा को अद्भुत तरीके से दिखलाया गया है, जो आज भी पाठकों और दर्शकों को लुभाता है। इस फिल्म के गीत बड़े ही लोकप्रिय हैं। मैला आंचल पर भी फिल्म निर्माण का कार्य शुरू हुआ, किंतु किसी कारणवश पूर्ण न हो सका। कला पक्ष की दृष्टि से भी इनकी रचनाएं बेजोड़ है। रेणु जी का जन्म बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में हुआ था। यही कारण था कि इन्होंने अपनी प्रायः सभी रचनाओं में बिहार अंचल में बोली जाने वाली सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। पात्रों की भाषा अपनी भाषा है। पात्रों की भाषा में ग्रामीण शब्दों का बाहुल्य मिलता है। इनकी भाषा शैली में
प्रवाहमयता के गुण होने के साथ साथ सरलता और सरसता है। इनकी रचनाओं में मनोवैज्ञानिकता और मनोविश्लेषणात्मकता के गुण दिखलाई पड़ते हैं। शब्दों का चयन बड़े ही सुंदर ढंग से मिलता है। भाषा सर्वत्र पात्रानुकूल एवं प्रसंगानुकूल है। मुहावरे व कहावतों के प्रयोग से अभिव्यंजना शैली को रोचकता एवं प्रभावोत्पादकता प्राप्त हुई है। इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक है, जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया हुआ मिलता है। सन 1976 ईस्वी में रेणु जी गंभीर रूप से बीमार हुए। उनका ऑपरेशन भी हुआ, किंतु उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश 14 अप्रैल सन 1977 ईस्वी को कालजयी रचनाकार रेणु जी का निधन हो गया। निस्संदेह फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी साहित्य के एक उच्च कोटि के उपन्यासकार तथा कहानीकार थे और इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। आइए अब मैं फणीश्वरनाथ रेणु जी का सामान्य साहित्यिक परिचय देने के बाद उनके द्वारा रचित पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु या सार या सारांश या कथानक को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय आंचलिक कथाकारों में फणीश्वरनाथ रेणु जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सच पूछा जाए तो रेणु जी हिंदी साहित्य में आंचलिकता के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जहां एक ओर भारतवर्ष के विशेष रूप से बिहार राज्य के विभिन्न अंचलों का बखूबी के साथ अंकन कर कथा साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वहीं दूसरी ओर अपने सुधारवादी दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया है। बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में जन्म होने के कारण इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भोगे हुए सत्य, बिहार राज्य के पिछड़ेपन, ग्रामीण परिवेश तथा शोषित एवं दलित वर्ग का छायांकन सफलतापूर्वक किया है। अर्थात इनकी रचनाओं में स्थानीयता व आंचलिकता का रंग गहरा है। सच पूछा जाए तो आज के बदलते ग्रामों की धड़कनों को रेणु जी ने बहुत निकट से सुना और पहचाना है। इन धड़कनों को उन्होंने इतनी सजीवता एवं कलागत ईमानदारी से चित्रित किया है कि उनकी कहानियों में यह धड़कनें स्पष्टतया सुनी जा सकती है। रेणु जी एक कुशल फोटोग्राफर की तरह अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। छितरे हुए गांवों और गलियारों में रहते हुए उनके पात्रों का यथावत वर्णन करना ही रेणु जी को अभिष्ट है। इनके विविध उपन्यासों में मैला आंचल, परती परिकथा एवं कहानियों में तीसरी कसम और पंचलाइट कहानी की काफी लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि रही है।
किसी भी कहानी को आंचलिक कहानी कहने या समझने से पहले यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि आखिर आंचलिक कहानी कहते किसे हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं व शर्तें होती है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर कोई कहानी दे सकता है या बता सकता है, तभी हम उस कहानी को आंचलिक कहानी कहेंगे या आंचलिक कहानी के रूप में स्वीकार करेंगे। अंचल विशेष पर आधारित कहानी को हम आंचलिक कहानी कहते हैं। अर्थात जब किसी कहानी में किसी विशेष अंचल या किसी विशेष क्षेत्र की समस्या मूलक कथानक को दिखलाया जाता है तो उसे हम आंचलिक कहानी कहते हैं। ऐसी कहानियों में स्थानीय भाषा शैली एवं बोली, गीत व्यवहार, लोक संस्कृति की चीजें होती है। स्थानीय देशकाल या वातावरण के सुंदर सजीव चित्र को दिखलाए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भौगोलिक दृष्टि से किसी एक निश्चित स्थान के रीति रिवाज, तीज त्योहार, वहाँ के निवासियों के रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल आदि का समावेश आंचलिक कहानियों में होता है। आंचलिक भाषा लोगों की ईर्ष्या द्वेष तथा उनकी रूढ़िवादी परंपराएं, उनके विश्वास व अंधविश्वास, जीवन जीने के ढंग आदि सभी आंचलिक कहानी में समाविष्ट होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अंचल विशेष को केंद्र करके लिखी गई रचना को हम आंचलिक कहानी कहते हैं। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक बहुचर्चित कहानी है। यह एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने ग्रामीण लोगों के स्वभाव तथा आपसी ईर्ष्या द्वेष को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाया है। यह अर्थात पंचलाइट कहानी बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के एक अंचल की कहानी है। यह कहानी जिस गांव की है वहां के लोग जातियों के आधार पर 8 टोलियों में बटे हुए हैं। अर्थात गांव में हर एक जाति यानी टोली की अलग अलग 8 पंचायतें या सभा चट्टी है। सभी के पास अपनी अपनी दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमिक्स है। अशिक्षित होने के कारण गांव के लोग पेट्रोमिक्स आदि का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वे उन्हें पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट का दूसरा अर्थ यह भी है कि गांव में होने वाली पंचायत अथवा किसी कारणवश गांव वाले रात में एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और यह कार्यक्रम देर तक चलता है। अतः इस उद्देश्य से भी पंचलाइट शब्द का प्रयोग किया गया है। पंचलाइट की व्यवस्था गांव के एक आध अथवा सरपंच आदि के ही यहां होती है।
महतो टोली के पास अब तक पंच लाइट नहीं थी, परंतु एक बार महतो टोली ने भी 15 माह के दंड के जुर्माने के पैसे से रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स तथा पूजा करने के लिए 10 रुपये की पूजा सामग्री भी खरीद ली। कारण पूजा के पश्चात ही इसे शुभारंभ किया जाएगा। पेट्रोमैक्स लेकर महतो टोली का सरपंच छड़ीदार गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में ही वामन टोली वाले मिल गए। वामन टोली वाले लोग अपनी ढिबरी को बिजली बत्ती कहते हैं और दूसरे की पंच लाइट को लालटेन। गांव पहुंचते ही पंचलेट या पंच लाइट को देखने के लिए सभी लोग एकत्रित हो गए। सूरज डूबते ही पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होगा, इसीलिए कीर्तन मंडली को भी बुला लिया गया। औरतों की मंडली में गुलरी काकी भी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी थी। बच्चे भी बहुत शोर मचाने लगे थे। चारों ओर केवल एक ही बात, पंचलेट पंचलेट। सभी लोगों के इकट्ठा होते ही सरदार दीवान ने पेट्रोमैक्स खरीदने की सारी कथा कह सुनाई। कुछ समय पश्चात पूजा की सामग्री भी सजकर आ गई। कीर्तन मंडली भी कीर्तन करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि आखिर पेट्रोमैक्स जलाएगा कौन। कारण किसी को भी पेट्रोमैक्स जलाना नहीं आता था। कुछ लोग पेट्रोमैक्स जलाना जानते थे, परंतु वे सभी दूसरी जाति के थे, अतः उनसे पहली बार पेट्रोमैक्स जलवाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। सबके मुंह पर उदासी छा गई। तरह तरह की बातें होने लगी। एक व्यक्ति ने बताया कि राजपूत टोली वाले हमारी बहुत हंसी उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि पंचलेट के सामने कान पकड़कर 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा, आदि आदि। महतो टोली में रहने वाली गुलरी काकी की बेटी मुनरी जानती थी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन वह कह नहीं सकती थी। कारण वह मुनरी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गा गा कर आंख का इशारा करता था। वह दूसरे गांव से आकर इस गांव में बसा हुआ था। आज तक उसने पंचों को पान सुपारी तक खाने के लिए नहीं दिया था। वह किसी की भी परवाह नहीं किया करता था। पंचों को भी मौका मिल गया और एक दिन तुमसे मोहब्बत करके सलम गीत गाने के अपराध में 10 रुपये का जुर्माना कर दिया और न देने के कारण उसका हुक्का पानी बंद कर गांव से बाहर निकाल दिया। स्थिति समझकर मुनरी अपनी सहेली कनेली को बता देती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। कनेली भी पंचों को बताती है कि एकमात्र गोधन ही पंचलेट जलाना जानता है। काफी सोचने समझने के बाद सरदार दीवान जी यह फैसला सुनाते हैं कि
जब जाति की इज्जत खतरे में हो तो जाति की आखिर बंदिश कैसी। अतः गोधन को बुलाया जाना चाहिए। छड़ीदार अग्नो मोहतो गोधन को बुलाने के लिए घर जाता है, परंतु वह नहीं आता है। कारण उसे इस बात का भय था कि अगर कुछ काम बिगड़ गया तो फिर दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर गुलरी काकी के जाने तथा काफी समझाने बुझाने के बाद पंचों के सामने पंचलट जलाने के लिए गोधन आता है। अंततः गोधन गरी का तेल एवं पंप आदि की सहायता से पंचलेट को जला देता है। पंचलेट में रोशनी आते ही सभा में उपस्थित लोगों की उदासी प्रसन्नता में बदल जाती है। लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। गोधन की तारीफ चारों ओर होने लगती है। कीर्तन मंडली भी महावीर स्वामी की जय करते हुए कीर्तन करने लगते हैं। मोहतो टोली के सरदार ने गोधन को पास बुलाकर जाति की इज्जत रखने पर शाबाशी दी। उसके सारे अपराध माफ कर दिए जाते हैं, कारण आज उसने ही जाति की इज्जत रख ली थी। अंततः जाति की इज्जत रखने के कारण सरदार उसे सिनेमा के गीत को गाने की स्वतंत्रता भी दे देता है। गुलरी काकी गोधन को अपने घर में रात को खाने के लिए न्योता भी देती है। गोधन मुनरी को देखता है तो लज्जावश मुनरी की आंखें झुक जाती है। पंचलाइट की रोशनी में पत्ता पत्ता पुलकित होने लगता है। यह कहानी यही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार पंचलाइट कहानी ग्रामीण जनजीवन से जुड़ी हुई है। पूरी कहानी के घटनाक्रम को ग्रामीण वातावरण में ही घटित होते हुए दिखलाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथा वस्तु विन्यास की दृष्टि से फणीश्वरनाथ रेणु जी की यह कहानी यानी पंचलाइट कहानी एक सुसंगठित, सुगंफित, सुसंबद्ध, विचारपूर्ण, प्रभावशाली, स्वाभाविक एवं ग्रामीण जनजीवन से संबंधित एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने बिहार राज्य के ग्रामीण परिवेश को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाया है। अतः वस्तु विन्यास की दृष्टि से पंचलाइट कहानी एक अत्यंत ही उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण कहानी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और यही नहीं, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक तरह से एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी या कोई त्रुटि नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में मैं उन कमियों को सुधार कर सकूं और आपके समक्ष
एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।